हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि तरंग। फिजिक्स का क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में पढ़ना है ध्वनि तरंग। तो ये ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में, साउंड वेव के बारे में आपको समझ में आए, इसके लिए आपको तरंग का नॉलेज होना, तरंग क्या है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने क्या किया है, ध्वनि तरंग आपको पढ़ाने से पहले ही तरंग के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, तरंग क्या है, तरंग के प्रकार, या फिर तरंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, ये सबसे रिलेटेड क्लास हमने पहले ही ले लिया है और उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पहले आप तरंग के बारे में समझ लें, जिससे कि आपको ध्वनि तरंग समझने में समस्या ना हो। तो ध्वनि तरंग, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि ध्वनि क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्वनि क्या है, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप अगर क्लास 9th के हैं तो 9th में पढ़ना, और 11th के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए ही ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले क्या ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग सुन पाते हैं, है ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो उसी तरह से ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग सुन सकते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि के बारे में क्या बताइएगा, ध्वनि के बारे में बताना है कि ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से सुन सकते हैं या सुना जा सकता है। ठीक है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या, सुना जा सकता है, सिंपल। अब ध्वनि का ये परिभाषा हो गया। ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो ध्वनि हमेशा जब उत्पन्न होता है तो कणों के कंपन से उत्पन्न होता है। अभी अगर मेरा आवाज निकल रहा है, मेरा ध्वनि निकल रहा है, तो ये एक वेव के रूप में निकल रहा होगा, एक तरंग के रूप में निकल रहा होगा। तो इसके माध्यम, जैसे यहाँ पर जो माध्यम है वो क्या है, गैस है, हवा है। तो इस हवा से होकर जब ये जा रहा होगा ना, तो ये हवा में मौजूद कणों से टकराते हुए आगे बढ़ रहा होगा, यानी कणों को कंपित कर रहा होगा। तो ध्वनि का उत्पत्ति का कारण क्या है, कणों का कंपन। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कि ध्वनि का उत्पत्ति का कारण बताएं, तो क्या होगा, कणों का कंपन। अब ध्वनि का चलने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका भी हम लोग समझेंगे। ध्वनि चलने के लिए, ध्वनि के संचरित होने के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता है कि नहीं। तो अगर आप लोग ने तरंग वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें हम बताए होंगे कि तरंग दो प्रकार के होता है, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग। जिसमें से ध्वनि कौन सा तरंग है, यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम का आवश्यकता होता है। तो ध्वनि तभी आगे बढ़ेगा जब इसमें कोई ना कोई माध्यम होगा, चाहे वो माध्यम ठोस के रूप में हो। अब माध्यम तीनों में से किसी भी प्रकार का माध्यम हो, चाहे वो माध्यम ठोस हो या माध्यम द्रव हो या माध्यम क्या हो, गैस हो, ये तीनों में से किसी भी प्रकार का माध्यम हो, लेकिन ध्वनि क्या, चल पाएगा। लेकिन माध्यम अगर हो ही ना, जिसे हम लोग कहते हैं निर्वात हो, अगर निर्वात हो तो ध्वनि गति नहीं करेगी। ध्वनि का गति करने के लिए, ध्वनि को संचरित होने के लिए कोई ना कोई माध्यम हमें चाहिए। जैसे अभी अगर यहाँ से हम बोल रहे हैं, तो ये यहाँ का माध्यम क्या है, एक गैस है, तो हम लोग सुन पा रहे हैं, उस माध्यम से आवाज मेरा इधर उधर संचरित हो रहा है। पानी, यानी पानी जितना भी लिक्विड है, द्रव में भी ध्वनि संचरित हो पाएगा, ठोस में भी ध्वनि संचरित हो पाएगा। लेकिन निर्वात में, निर्वात मतलब जहां एक कण ही ना हो, हवा का भी एक कण मौजूद ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसा भी हम लोग चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी हवा तक मौजूद नहीं है, कोई गैस ही मौजूद नहीं है। तो वहां पे जाकर अगर आप कितना भी तेज चिल्लाते हैं, कितना भी तेजी से बोलते हैं, तो आप अपना आवाज स्वयं भी शायद नहीं सुन पाएंगे, कोई आपका आवाज सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। तो आपका ध्वनि आगे संचरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्वनि के संचरण होने के लिए क्या, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम का होना
आवश्यक है, चाहे वो माध्यम ठोस हो या द्रव हो या क्या हो, गैस हो, लेकिन माध्यम होना चाहिए। अगर माध्यम नहीं रहेगा, निर्वात रहेगा, तो ध्वनि संचरित नहीं होगी। जबकि अगर बात करें प्रकाश का, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सब क्या होता है, निर्वात से भी चलकर उसमें भी गति कर सकता है। तो ध्वनि के चलने के लिए याद रखना है क्या, माध्यम का होना आवश्यक है। वो माध्यम ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि का चाल। ध्वनि का चाल अधिकतम किसमें होगा? इस तरह से अगर क्वेश्चन हो कि ध्वनि का चाल किसमें अधिकतम होगा, ठोस, द्रव या गैस में, तो आपको बताना है कि किसमें अधिकतम होगा। ध्वनि, ऐसे लिख लेते हैं, वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हम किसके लिए बता रहे हैं? वायु के लिए बता रहे हैं कि वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है वायु के कणों पर। ये आपको कई जगह 332 से 330, 320, 340 कुछ भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि वायु में ध्वनि का चाल कितना है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये वायु के लिए है। ठोस में, द्रव में और गैस में, ये तीनों अवस्थाओं में, तीनों माध्यमों में क्या ध्वनि का चाल समान होगा? तीनों में समान होगा या अलग अलग होगा? तो ध्वनि हमेशा तीनों में अलग अलग चाल से चलेगी, जिसमें ध्वनि का चाल अधिकतम होगा किसमें? ठोस में। ठोस में ध्वनि का चाल क्या होगा? अधिकतम होगा। और सबसे कम किसमें होगा, यानी न्यूनतम किसमें होगा? गैस में होगा। गैस में ध्वनि का चाल क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्योंकि जो पदार्थ होते हैं, इस तरह से हम एक ठोस मान लेते हैं, एक ठोस ले लेते हैं, ये एक ठोस ले लिए, ठीक है, एक ठोस है। हम यहां पर तीन अवस्थाएं लेते हैं। सपोज कीजिए ये मान लेते हैं कोई ठोस है, ये मान लिए किसी द्रव है इसमें, और ये मान लिए गैस से भरा हुआ एक वस्तु है। ठीक है, तो इसमें जो ठोस के कण होते हैं काफी क्या होता है, पास पास होता है। ठोस के कण काफी सघन होते हैं। तो ठोस के कण जब सघन होते हैं तो इसमें कण ज्यादा मिलेगा। द्रव के कण वही क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े से बिखरे हुए होते हैं, जबकि गैस के कण तो बहुत ज्यादा ही बिखरे हुए होते हैं। अब आप बताइए ध्वनि किसमें स्पीड चलेगी? ध्वनि को संचरित होने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, माध्यम के कण चाहिए। कणों से टकराते हुए उसको ऊर्जा देते हुए आगे बढ़ता है। तो टकराने में तो इसको आगे बढ़ना है टकरा कर ही, तो इसमें तो कण बहुत ज्यादा मिलेगा ना। तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा। और ध्वनि का चाल सबसे कम किसमें होगा? गैस में होगा। सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम गैस में। द्रव में इन दोनों के बीच वाला चाल रहेगा, लेकिन चाल सबसे अधिक ठोस में होगा। इससे रिलेटेड एक प्रयोग भी है, आप लोग किए होंगे बचपन में। जैसे अगर नदी में नहा रहे हैं, दो लोग नदी में नहा रहा है, एक क्या रहता है, एक बाहर खड़ा रहता है, और जो नदी में है एक नदी में रहेगा। नदी वाला क्या बोलेगा बाहर वाले को कि तुम अंगुली निकालो, तुम अगर जितना अंगुली निकालोगे हम उतना अंगुली पानी में डुबकी मार के बता देंगे तुमको कि कितना अंगुली है, बिना देखे। ये जादू टाइप से हो गया। अब बाहर वाला क्या करता है, उसको डुबकी मारा वो, और बाहर वाला वो 2 अंगुली निकाला। अब वो बाहर निकला डुबकी मार के और बता देगा कि हाँ तुमने 2 अंगुली निकाला था। बाहर वाला 5 अंगुली निकाला, वो डुबकी से बाहर निकलेगा पानी से और कहेगा 5 अंगुली निकाला था। तो उसे पानी से अंदर से दिखाई नहीं देता है। वो क्या करता है, अपने एक और दोस्त को कहीं दूर पे खड़ा रखता है 2 ईंटा लेके। पानी के अंदर वो भी ईंटा लेके खड़ा रहेगा, वो देख रहा होगा कि अच्छा बाहर वाला 2 अंगुली निकाला। वो पानी के अंदर क्या करेगा, इस तरह से 2 बार ऐसे ईंटा या ताली से ही इस तरह से पानी के अंदर ऐसे 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 करके 2 बार ताली बजा देगा। अब जब 2 बार ताली बजाएगा ना, तो पानी के अंदर, जैसे यहाँ अगर हम ताली बजाते हैं तो शायद बाहर रूम से बाहर भी मेरा आवाज ना जाए, क्योंकि यहाँ माध्यम क्या है, गैस है। लेकिन पानी के अंदर जब ताली बजाएगा, लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर बजाएगा, तो गैस से ध्वनि का चाल द्रव में क्या होगा, अधिक होगा। तो इस वजह से उसका ताली का आवाज बहुत क्लियर सुनाई देगा किसको, उसके दूसरे मित्र को, जो कि बोल रहा है कि पानी में डूब के हम तुम्हारा अंगुली बता देंगे कि कितना अंगुली निकाला हुआ है। तो बहुत क्लियर सुनेगा। ऐसे 2 बार बजाया तो कि वो 2 बार ताली बजाया। अब वो सुना और वो बाहर निकला और बोलेगा कि तुम 2 अंगुली निकाला हुआ था। ठीक है,
अगर वो 5 उंगली निकालेगा तो ये 5 बार ऐसे ताली बजाएगा या ईंट पटकेगा पानी के अंदर, वो क्लियर सुनेगा कि 5 बार बजा रहा है, वो बाहर निकल के बोलेगा कि तुम कितना 5 बार बजाया। तो इससे क्या पता चलता है, जो बचपन में हम लोग इस तरह से जादू दिखाया करते थे, उससे यह पता चलता है कि गैस से अधिक चाल होता है ध्वनि का किसमें, द्रव में, और ठोस में तो खैर सबसे ही अधिक होता है। तो ये रहा चाल की बात की है यहां पर हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो पढ़ना है, ध्वनि का परावर्तन। अगला पढ़ना है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन क्या है? तो क्या होता है कि यदि कोई ध्वनि तरंग इस तरह से आपतित हुई और किसी सतह से, ऐसे ध्वनि तरंग यहां से आपतित हुआ और इस सतह से टकराकर इस तरह से परावर्तित हो गया। ध्वनि तरंग किसी स्रोत से आपतित हुआ और किसी परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित हो गया, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बस इसी को अब हम लोग लिख देंगे अपने शब्दों में। इसे क्या लिख देंगे, जब ध्वनि तरंग किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो उसके अंतरा पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब ध्वनि तरंग क्या होगा, जब ध्वनि तरंग किसी परावर्तक सतह पर आपतित होगा और उसके अंतरा पृष्ठ से टकराकर लौट जाएगा उसी माध्यम में, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्वनि का परावर्तन बोलेंगे। यहाँ पे अंतरा पृष्ठ इसलिए यूज किया जाता है इस वर्ड को कि ध्वनि क्या है कि ठोस में भी गति कर सकती है। अगर यहां से प्रकाश आया, सामने में कोई दीवार, प्रकाश बोल दिया, ध्वनि आया और सामने में कोई दीवार है, दीवार से टकराया तो टोटल ध्वनि ऊर्जा रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा, उसका कुछ अंश क्या होगा कि दीवार में भी प्रवेश करेगा, क्योंकि ध्वनि ठोस में भी गति कर सकती है। तो इसलिए ध्वनि के अंतरा, उस परावर्तक सतह के अंतरा पृष्ठ से जो कुछ भी ध्वनि टकराकर रिटर्न उसी माध्यम में आ जाएगा, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्वनि का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो ध्वनि के परावर्तन के लिए नियम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि के परावर्तन का नियम। ध्वनि के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो ध्वनि के परावर्तन के लिए कुल 2 नियम है। ध्वनि के परावर्तन के लिए क्या 2 नियम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ध्वनि का परावर्तन का कितना नियम है, 2 नियम है। नियम क्या क्या है कि आपतित ध्वनि, जो किरणें आती है, जो तरंग आता है ध्वनि का, उसे आपतित ध्वनि कहते हैं। टकराकर लौट जाती है उसे परावर्तित ध्वनि कहते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और उस पर खींचे गए लंब को क्या, अभिलंब कहते हैं। तो आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि और अभिलंब तीनों कहाँ हो, एक समतल में हो। तो और दूसरा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो पहला तो लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, ध्वनि के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ध्वनि के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, अब ये 2 नियम कौन कौन है उस पर पहले देख लेते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम है
आपतित ध्वनि, आने वाले ध्वनि को कहते हैं आपतित ध्वनि, और क्या प्रवर्तित ध्वनि, प्रवर्तित ध्वनि तथा क्या अभिलंब, तथा अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित ध्वनि, प्रवर्तित ध्वनि तथा अभिलंब तीनों क्या एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला नियम है कि जो ध्वनि आपतित हुआ उसको आपतित ध्वनि कहें, जो प्रवर्तित हुआ उसको प्रवर्तित ध्वनि। फिगर से देखिए हम लोग समझते हैं पहले। ये मान लिया कोई परावर्तक सतह है, ये कोई परावर्तक सतह है, इस पर इस तरह से ध्वनि आपतित हो रहा है, इस पर इस तरह से ध्वनि आपतित हुआ तरंग की भांति, और इससे टकराने के बाद फिर इस तरह से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया इस तरह से। ये क्या हुआ, ध्वनि आपतित हुआ इस तरह से तरंग की भांति। इसको हम लोग ऐसे एक किरण के रूप में समझते हैं। ये ध्वनि आपतित हुआ और टकराने के बाद यहां से ध्वनि क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ये हो गया आपतित, ये हो गया प्रवर्तित ध्वनि। तो इसी को बोल देते हैं क्या, आपतित ध्वनि। इसी को बोल देते हैं क्या, आपतित ध्वनि। और जो ध्वनि टकरा कर इस तरह से उधर जा रहा है इसको हम लोग बोल देंगे प्रवर्तित ध्वनि। प्रवर्तित ध्वनि। जिस बिंदु से आपतित ध्वनि टकराएगा उस बिंदु का क्या नाम दे देते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर अगर एक ऐसे लंब खींच दें 90 डिग्री पर तो उसे बोलेंगे क्या, अभिलंब। तो इस पर एक लंब अगर इस तरह से खींच लेते हैं तो ये हो गया क्या, इस फिगर में ये हो गया अभिलंब। तो पहला नियम क्या कहता है प्रवर्तन का, आपतित ध्वनि ये वाला, प्रवर्तित ध्वनि यानी ये वाला किरण, और अभिलंब ये वाला, तीनों एक ही समतल में होता है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है, दूसरा है आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिगर से देखेंगे, ये आपतित ध्वनि है, ये अभिलंब है। तो इस आपतित ध्वनि और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। डिनोट करते हैं इसको हम लोग आई से। और ये प्रवर्तित ध्वनि है, ये अभिलंब है। तो प्रवर्तित ध्वनि और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं प्रवर्तन कोण, जिसको डिनोट करते हैं आर से। तो प्रवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण यानी आई और प्रवर्तन कोण आर जो दोनों होता है हमेशा आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो ये दो नियम है ध्वनि के प्रवर्तन से रिलेटेड। अब जो ध्वनि परावर्तित होने के बाद पुनः सुनाई दे उस ध्वनि को कहते हैं प्रतिध्वनि। तो इस परावर्तन के घटना के बाद आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ना है। अगर परावर्तन समझ गए तो उसके नेक्स्ट आपका है प्रतिध्वनि। ध्वनि के परावर्तन के बाद जो ध्वनि सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं या इक्को कहते हैं। तो जैसे यहां से अगर मेरा आवाज निकला तो आसपास में जितने भी अवरोधक होंगे, जितने भी परावर्तक सतह होंगे, उससे टकराकर मेरा आवाज कहीं ना कहीं मेरे पास रिटर्न आएगा। तो कोई आवाज का दोबारा से सुना जाना क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। कोई आवाज है वही आवाज पुनः, सेम आवाज पुनः सुना जाना क्या कहलाएगा, प्रतिध्वनि कहलाएगा। जिसको बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, गूंज बोलते हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कुछ बोलें और वही आवाज दोबारा से हम सुने तो बोलते हैं कि आवाज गूंज गया या गूंज उठा। तो उस गूंजने वाले आवाज को ही क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं। किस तरह से लिखेंगे इसका परिभाषा, इसको ऐसे लिखेंगे, किसी ध्वनि का किसी परावर्तक सतह से टकराकर
पुनः सुनाई देना, पुनः सुनाई देना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। कोई आवाज अगर किसी परावर्तक सतह से टकराकर फिर से आपको सुनाई दे तो उस ध्वनि को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिध्वनि बोलेंगे या इको बोलेंगे। अब आवाज बात यह है कि परावर्तक सतह तो हर जगह होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो मेरे आसपास में कोई ना कोई दीवार, कोई ना कोई अवरोधक या कोई ना कोई सतह होगा जिससे आवाज परावर्तित होकर आएगा। तो फिर हमें सुनाई क्यों नहीं देता है? हमेशा हमेशा प्रतिध्वनि तो हम लोग नहीं सुनते हैं ना। प्रतिध्वनि कई जगह, बहुत रेयर केस में हम लोग को सुनाई देता है। कहीं ऐसे खाली जगह है या कोई पहाड़ है, गुफा है या फिर कोई खाली स्थान है या रात में हम लोग बोलते हैं तो दोबारा से उसका गूंज सुनाई देता है, जबकि हमेशा सुनाई नहीं देता है। लेकिन रिफ्लेक्शन तो हमेशा होते रहता है। अगर हम अपने कमरे में भी बोल रहे हैं तो उसमें चार दीवार है तो उससे हमारा आवाज तो टकरा कर मेरे पास पहुंच रहा है। तो हमें प्रतिध्वनि या फिर जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? गूंज। वो गूंज क्यों नहीं सुनाई देता है? कुछ ही जगह पर क्यों सुनाई देता है? हर जगह सुनाई क्यों नहीं देता? तो हम मनुष्यों का मस्तिष्क इस प्रकार से है कि हम लोग कोई भी ध्वनि सुनेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क के पर 1/15 सेकंड तक छाया हुआ रहेगा। यानी उस दौरान कोई और ध्वनि ही हम लोग सुन पाएंगे, फिर वही ध्वनि रहेगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। उस मान को कहते हैं श्रुति निर्बंध। क्या कहते हैं? श्रुति निर्बंध कहते हैं। उस मान को श्रुति निर्बंध कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के श्रुति निर्बंध का मान कितना होता है? 1/15 सेकंड होता है। 1/15 सेकंड के अंदर अगर हम कुछ भी सुने, कोई भी आवाज सुने तो वो आवाज हमारे मस्तिष्क पर 1/15 सेकंड तक क्या रहेगा? बना हुआ रहेगा। यानी उस दौरान कोई और आवाज को हम सुन लेंगे लेकिन उस दौरान उसी आवाज को नहीं सुन पाएंगे। जैसे अगर हमेशा ये गूंज, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में या फिर हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि, ये हमेशा क्यों नहीं सुनाई देगा? तो इसका रीजन ये है कि अभी यहां से हम बोले तो आसपास जो दीवारें हैं उससे मेरा आवाज टकरा के मेरे पास तो आया, मेरे कान के पास आया, लेकिन वो इतना जल्दी से आया। अभी बताया था ना आप लोगों को कि ध्वनि का जो वेग होता है वायु में लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इतना तेज स्पीड में ध्वनि जाएगा और आसपास की दीवारों से जब वो टकरा कर आएगा तो उसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो 1/15 सेकंड से भी कम समय में हमारे कानों तक पहुंच जाएगा। यानी मस्तिष्क को तुरंत ही रिस्पांस मिलेगा उस ध्वनि का। जैसे हम लोग अगर देखते हैं एग्जाम्पल से, मान लेते हैं कि अभी जो आप ध्वनि सुने उसका रंग लाल है। अब ध्वनि का रंग नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हम बता रहे हैं कि अभी आप जो सुने वो कैसा है? लाल है, इस तरह से लाल है। और इस वजह से आपका जो मस्तिष्क है वो भी रिस्पांस कैसा देगा? लाल रिस्पांस देगा। कब तक? 1/15 सेकंड तक। 1/15 सेकंड पर तक आपके मस्तिष्क में ध्वनि का कैसा प्रभाव है? मान लो लाल प्रभाव है। अब इस 1/15 सेकंड के अंदर अगर फिर से यही ध्वनि आ जाए, प्रवर्तित होकर कहीं से फिर से यही ध्वनि आ जाए, तो पहले से तो लाल है ही, अब देखिए उस पर फिर से हम लाल ध्वनि ला रहे हैं। इस पर लाल पेन चलाएं, देखिए लाल है, इस पर लाल चलाएं, दिखा कि ध्वनि आया है? नहीं दिखा ना। तो ये प्रभाव इस पर पहले से ही लाल है तो लाल पर लाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक उसी तरह से जो ध्वनि आप सुन रहे हैं वो 1/15 सेकंड तक आपके मस्तिष्क पर छाया हुआ है। तो फिर से वो ध्वनि कब तक आपको नहीं समझ में आएगा? 1/15 सेकंड तक। अगर वो ध्वनि 1/15 सेकंड के बाद आपके मस्तिष्क पर आए तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आपका गूंज क्या आ रहा है, आपका आवाज रिटर्न होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्थान, कोई ऐसा स्थान जहां पर जो आप बोले और आपका आवाज कितना देर के बाद रिटर्न आया? 1/15 सेकंड से कम 1/15 सेकंड के बाद आपके दिमाग तक पहुंचा, आपके कानों तक पहुंचा, तो फिर आप इसको सुन पाएंगे कि वो आवाज मेरा रिटर्न आ रहा है। 1/15 सेकंड तक पता नहीं चलेगा। तो हमेशा गूंज क्यों नहीं आता है? क्योंकि 1/15 सेकंड से पहले ही वो हमारे कानों तक पहुंच जाता है। यही 1/15 सेकंड तक ऐसा नहीं कि ये वाला जो भी आप सुने आवाज वो आपके मस्तिष्क पर बना हुआ है तो फिर इसके अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं देगा, सिर्फ वो आवाज नहीं सुनाई देगा। अगर इसके अलावा मान लेते हैं कि मेरा आवाज के अलावा कहीं से कोई और आवाज अभी आपको आए तो वो आवाज आप सुन पाएंगे, क्योंकि मान लो मेरा आवाज लाल है तो अभी आपके मस्तिष्क पर लाल है। कहीं से कोई दूसरा आवाज आया, मान लीजिए वो पीला आवाज है, तो देखिए इसमें पीला पता चल रहा है ना, तो दूसरा आवाज आएगा उसका प्रभाव दिखेगा आपके मस्तिष्क पर। अगर वही आवाज आया तो नहीं दिखेगा। तो कम से कम प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी ध्वनि का गुण सुनने के लिए
टाइम कितना होना चाहिए? 1/15 सेकेंड। इसी मान को हम लोग कहते हैं श्रुति निर्बंध। इतने समय तक हमारा मस्तिष्क दूसरे आवाज को रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब रहा बात ये कि कम से कम परावर्तक सतह का दूरी कितना हो कि हम उसे सुन पाए। तो दूरी देखिए, रटने का जिन्हें हम लोग निकाल के देख लेते हैं। समय तो पता चल गया कि समय कितना रहेगा तो सुन पाएंगे, 1/15 सेकेंड। समय 1/15 सेकेंड रहेगा तो सुन पाएंगे। ध्वनि का चाल भी पता है, ध्वनि का चाल भी हम लोग को पता है कितना होता है। अभी बताए थे कुछ देर पहले 332 होता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए इसलिए उस 32 को हम लोग 330 मान लेते हैं। दो कम ज्यादा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 330 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। अब निकाल लेते हैं क्या? दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। चाल कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना, कम से कम कितना समय में आपके मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए? 1/15 सेकेंड। तो समय ले लिए 1/15 सेकेंड। 15 से 330 को काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा? 22 बार में। यानी दूरी कितना निकल के आ रहा है? 22 मीटर। यानी आपका जो आवाज है वो आवाज कम से कम ट्रेवल करना चाहिए 22 मीटर का दूरी। इतना दूरी तय करेगा तभी वो 1/15 सेकेंड से ज्यादा समय लेगा आने में। इतना दूरी अगर तय नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं इससे पहले पहुंच जाएगा, 1/15 सेकेंड से कम समय में पहुंच जाएगा, और 1/15 सेकेंड से कम समय में पहुंचेगा तो फिर आपको अपना गूंज सुनाई नहीं देगा। तो 22 मीटर ट्रेवल करना चाहिए। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है उसमें ऑप्शन 22 होगा, लेकिन 22 आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? देखिए उसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं ये ध्वनि स्रोत है, ये कोई ध्वनि स्रोत है, यहां से आवाज निकल रहा है। आवाज इस परावर्तक सतह से टकराकर आएगा, इस परावर्तक सतह से आवाज क्या होगा? टकराकर रिटर्न आएगा। तो 22 मीटर दूरी ये तय करे, इसके लिए इस परावर्तक सतह का इस ध्वनि स्रोत से दूरी कितना होना चाहिए? अगर इस परावर्तक सतह, आपसे क्वेश्चन पूछा कि परावर्तक सतह का दूरी कितना होना चाहिए, आप 22 मीटर कर दीजिएगा। तो अगर इसी को आप 22 मीटर दूर रखिएगा परावर्तक सतह को, तो ध्वनि को तो 44 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। 22 जाएगा, फिर आपके कानों तक पहुंचेगा तो सुनाई देगा आपको गूंज, तो 44 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए ध्वनि का जो ध्वनि स्रोत से इस परावर्तक सतह का जो दूरी होता है वो 22 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना रहेगा तो 22 तय करेगा? 11 मीटर। अब देखिए, अगर न्यूनतम दूरी 11 रखेंगे तो 11 जाएगा और 11 ही रिटर्न आएगा। टोटल दूरी कितना हो गया? 22 मीटर। तो याद रखिएगा, प्रवर्तक सतह का दूरी इस ध्वनि स्रोत से कितना होना चाहिए? श्रोता से कितना होना चाहिए? 11 मीटर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कुल 3 प्रकार की तरंगें होती है सुनाई देने के आधार पर। अब उसका बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग श्रव्य प्रास। सबसे पहले पढ़ेंगे श्रव्य प्रास। ऑडिबिलिटी रेंज। ठीक है। तो मनुष्य जिस आवृत्ति के तरंगों को सुन सकता है उस आवृत्ति के तरंगों को क्या कहा जाता है? श्रव्य प्रास कहा जाता है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति के तरंगों को सुन सकता है, सुन सकता है। और ये जो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके कहां तक? 20,000 हर्ट्ज तक। इसी को क्या कहा जाता है? श्रव्य प्रास कहा जाता है, जिसे श्रव्य प्रास कहा जाता है। यदि आवृत्ति, ध्वनि का आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हुआ, यदि ध्वनि का आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हुआ तो भी सुनाई नहीं देगा। किसे? हम मनुष्यों को। हम पूरे जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्यों को तब भी सुनाई नहीं देगा अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा, और तब भी सुनाई नहीं देगा अगर हमारे ध्वनि का आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा।
हम केवल तब उस ध्वनि को सुन पाएंगे, केवल उन्हीं ध्वनि को सुन पाएंगे जिसका आवृत्ति कितना होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होना चाहिए। इससे कम वाला को भी नहीं सुनेंगे, उससे ज्यादा वाला को भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो जिस रेंज तक का ध्वनि हम सुन सकते हैं उस रेंज को ही क्या कहते हैं, ऑडिबिलिटी रेंज कहते हैं या श्रव्य प्रास कहते हैं। और हम लोग का श्रव्य प्रास क्या होगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद आता है अब श्रव्य तरंग। अब श्रव्य तरंग, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव तो वैसे तरंग जिसकी आवृत्ति क्या 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, उन तरंगों को क्या कहते हैं, अब श्रव्य तरंग कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वैसे तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उसे अब श्रव्य तरंग कहते हैं। उसे अब श्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे क्या कहेंगे, अब श्रव्य तरंग कहेंगे। और हम लोग इसे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, तो हम लोग इसे नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि अभी बताया ना हम लोग का रेंज कहाँ है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये 20 हर्ट्ज से कम के आवृत्ति के तरंगों को क्या कहेंगे, अब श्रव्य तरंग कहेंगे, और हम लोग इसे सुन नहीं सकते हैं। इसके बाद एक और प्रकार का तरंग होता है प्राश्रव्य तरंग। प्राश्रव्य तरंग, इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, इसमें क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के तरंगों को, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के तरंगों को क्या कहेंगे, प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। इसे भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि प्राश्रव्य तरंग का आवृत्ति कितना होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। तो अधिक वाला को भी नहीं सुन पाएंगे, कम वाला को भी नहीं सुन पाएंगे। हम लोग जो सुन पाएंगे वो किसके बीच में होगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा। तो ये कम वाला होगा, जो 20 हर्ट्ज से कम होगा, जो 20 हर्ट्ज से कम का होगा उसे हम लोग अपश्रव्य तरंग कहेंगे, और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक का होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राश्रव्य तरंग कहेंगे, और जो इसके बीच का होगा उसे क्या कहेंगे, श्रव्य प्रास कहेंगे। तो हम लोग सिर्फ श्रव्य प्रास वाला को सुन सकते हैं, बाकी को नहीं सुन सकते हैं। ये हम मनुष्य की बात करें, कई ऐसे जानवर हैं, जीव हैं जो इन सब को भी सुन सकते हैं। मतलब रेंज सबका अलग अलग होता है। मनुष्य का रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ये मनुष्य के लिए है। बाकी कुछ ऐसे ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे ऐसे कुत्ता हो गया, ये सब इससे अधिक का भी थोड़ा थोड़ा सुन लेता है। उस सबका रेंज 30,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि सब कुछ सुन सकता है, लेकिन हम लोग के तुलना में वो लोग का रेंज क्या होता है, अधिक होता है। हम लोग बस इतना तक का सुन सकते हैं, वो इससे ज्यादा तक का सुन सकता है। तो सब जीव का रेंज अलग अलग होता है। श्रव्य प्रास किसको कहेंगे, जो इसके बीच का होगा। अब मान लें कि कोई भगवान हमें वरदान देते हैं कि जाओ अब तुम सभी आवृत्ति के तरंगों को सुन सकता है, चाहे वो प्राश्रव्य तरंग हो, चाहे वो अपश्रव्य तरंग हो, चाहे श्रव्य प्रास हो, सब सुन सकता है। 20,000 है, 50,000 हर्ट्ज रहेगा तो भी तुम सुन लेगा। अगर मान लेते हैं 10 हर्ट्ज का है तो भी तुम सुन लेगा, 1,00,000 हर्ट्ज का है तो भी तुम सुन लेगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा या नुकसान होगा। अगर ऐसा वरदान मिलता है तो वो व्यक्ति पागल हो जाएगा सिर्फ आवाज सुनकर, क्योंकि अभी जो जितना भी हम लोग के आसपास है ना, सिर्फ तरंगे भरी हुई है। जितना भी है आसपास में 5G का रेडिएशन है, जो 5G आया है, या फिर दूर संचार हो रहा है, या फिर जितना भी टेलीविजन चल रहा है उसका जो नेटवर्क है, रेडियो प्रसारण का नेटवर्क है, ये सब क्या है, एक वेव ही है। तो ये सब वेव का जो आवृत्ति है वो हम उसे सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक आवृत्ति का होता है। कोई 50 मेगाहर्ट्ज का होता है। अब 50 मेगाहर्ट्ज का मतलब समझिए कितना होगा, 50 गुना 10 के पावर 6, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुनेंगे नहीं। तो हम लोग रेडियो वेव को, टीवी वेव को, या फिर जितना भी संचार वेव है, इसे सुन नहीं सकते हैं। अगर ये सब सुनने लगे, ऐसा वरदान मिला, तो फिर क्या हो जाएगा,
मनुष्य पागल हो जाएगा, उसका दिमाग में हमेशा से रेडियो होता है, चिक चिक करते रहता है, उस तरह से हमेशा एक आवाज, हर तरह का आवाज सुनाई देगा। तो ये जो हम लोग का श्रव्य प्रयास है वो बिल्कुल क्या है, सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।